हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। तो इसी क्वेश्चन को ज़रा आप लोग इंग्लिश में भी ध्यान से देख लें, समझ लें। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर 17, जिसमें बताया गया ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की 2,50,000, जो कि 10 रुपीज़ के शेयर में डिवाइडेड है। तो 2,50,000 रुपये 10 रुपये के रेट से डिवाइड करेंगे तो कंपनी के पास शेयर हो गए 25,000, 25,000 शेयर्स, जिसमें से 4,000 शेयर किसी कंपनी को दे करके इन्होंने एक बिल्डिंग खरीद लिया है और 8,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है जनता के लिए, पब्लिक में इशू किया है जनरल में, जिसमें से 5 रुपये का ही पूरा सवाल है, जिसमें से 2 रुपये एप्लीकेशन पर है, 1 रुपये अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया, सेकंड कॉल पे भी 1 रुपया। कहाँ पर कितने रुपए आए ये यहाँ बताया गया है कि 6,000 शेयर पर सारे पैसे आ गए हैं, 1,250 पर 4 रुपये आए हैं, 500 शेयर पर सिर्फ 3 रुपये हैं और 250 शेयर पर 2 रुपये आए हैं। डायरेक्टर ने 750 शेयर फॉरफिट कर लिए। कौन से 750 शेयर फॉरफिट कर लिए उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जिन शेयर पर 4 रुपये से कम आए थे उनको फॉरफिट कर लिया। आपको जर्नल एंट्री करनी है, कैश बुक भी बनानी है, साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। यहाँ देखें आप लोग, हमने यहाँ पर कॉपी पर बनाया है एक एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल बनाने का कोई एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं होता, लेकिन ये हम आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि कितने शेयर का एरियर कहाँ पे हुआ, सिर्फ ये बताया गया है कि कितने शेयर पर कितने रुपए आए। तो ये जो पूरा एनालिटिकल टेबल है ये सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा बताया गया था कि 8,000 शेयर्स पर ही प्रॉब्लम है जो 5 रुपये बांटे गए हैं। तो उसके लिए हमने ये देखो यहाँ पर बना दिया है एप्लीकेशन के 2 रुपये, ये कॉलम है एप्लीकेशन के लिए, ये अलॉटमेंट के लिए, ये फर्स्ट कॉल के लिए और ये सेकंड कॉल के लिए, ये 1 रुपीज़ इस तरह, ये 2 रुपये एप्लीकेशन के और 1 रुपया अलॉटमेंट का, 1 रुपया फर्स्ट कॉल का, 1 रुपया सेकंड कॉल का। यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ शेयर्स लिख देंगे साइड में। तो अब आपका एनालिटिकल टेबल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि जो 8,000 के जो शेयर हैं वो टुकड़ों में किस तरह से आए हैं। पहले 6,000 शेयर पर सारे मांगी हुई राशि, यानी 6,000 शेयर पर, जैसे इंग्लिश में बोला गया है, द अमाउंट रिसीव फॉर दीज शेयर्स वर फुल कॉल्ड अप अमाउंट फॉर 6,000 शेयर्स। 6,000 शेयर वालों ने तो सारे पैसे दे दिए। अब आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स में लिखेंगे 6,000, जो पहली इंस्टॉलमेंट आई 6,000 शेयर की, उन लोगों ने सारे पैसे दे दिए। अब यहाँ आपको अमाउंट भरने हैं। ये वाला बॉक्स जो है इसमें सिर्फ शेयर हैं, ये सब अमाउंट है इधर। तो 6,000 इंटू 2 एप्लीकेशन के रेट के हिसाब से, तो ये यहाँ पर हुए 12,000 रुपीज़, ठीक है। और 6,000 इंटू 1 तो यहाँ पर हुआ 6,000 रुपीज़, और 6,000 इंटू 1 फर्स्ट कॉल में यहाँ पर भी हुआ 6,000 रुपीज़। ये 6,000 इंटू 1 यानी 6,000 रुपीज़। ये ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया, अब यहाँ पर रुपीज़ का इसलिए कॉल बना दे रहे हैं सिंबल, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। ये सिर्फ जितने भी अमाउंट इधर आएंगे सब अमाउंट रुपए होंगे, ये रुपया नहीं है, ये शेयर है। आपको ये समझना है जैसे कि कोई व्यक्ति ने मान लो 6,000 शेयर कंपनी के खरीदे हैं, तो जिसने 6,000 शेयर खरीदे हैं वो एप्लीकेशन पर 2 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये जमा करेगा, और अलॉटमेंट पर 1 रुपये के हिसाब से 6,000 जमा करेगा, फर्स्ट कॉल पे भी 6,000 जमा करेगा और सेकंड कॉल पे भी 6,000 जमा करेगा। 6,000 के बाद अगली इंस्टॉलमेंट में जो लोग आए वो 1,250 शेयर लेकर के आए और उन लोगों ने 4 रुपये तक जमा किए। समझें, 1,250 शेयर यानी 1,250, इन लोगों ने 4 रुपये तक जमा किए। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, 4 रुपये तक जमा किए का मतलब ये है कि पहले 2 रुपये यहाँ दिए, फिर यहाँ दिए और फिर यहाँ दिए, लास्ट वाले नहीं दिए। ऐसा थोड़ी ना होगा कि बीच में 1 रुपया नहीं दिए बाद में फिर आ गए। कौन व्यक्ति अपने आप को फंसाएगा? पहले पैसे नहीं दिए बाद में फिर से पैसे दे दिए। तो इसलिए आपको यहाँ समझना है कि जब किसी व्यक्ति के पैसे कम होंगे तो लास्ट से, तो जिन्होंने 4 रुपये दिए इन्होंने 1,250, का मतलब इन्होंने लास्ट वाला यहाँ पैसे नहीं दिए, यहाँ डैश कर देंगे। बाकी सारे अमाउंट इन्होंने दिए, तो 1,250 इंटू 2 कर लो, तो ये आ जाएगा 2,500 रुपये, और 1,250 इंटू 1 करेंगे तो ये भी 1,250 यानी 1,250, 1,250। यहाँ तक हमें तो नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, ये बात समझ में आ ही रही होगी आपके। इसके बाद है नेक्स्ट, 500 शेयर्स पर 3 रुपये मिले हैं, 500 शेयर पर 3 रुपये मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट समझें, ये थर्ड लाइन जो है, 500 शेयर पर 3 रुपये मिले मतलब 2 रुपये ये मिले, 1 रुपया ये मिला, 2 और 1 3। इस बार फर्स्ट कॉल भी नहीं आई और सेकंड कॉल भी नहीं आई, तो 500 इंटू 2 यानी इन जिन लोगों के पास 500 शेयर है उन्होंने एप्लीकेशन पर 2 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये दिए, और 500 इंटू 1 अलॉटमेंट पर 1 रुपीज़ के हिसाब से 500 रुपीज़ दिए। इसके बाद अब आप ज़रा ध्यान से देखें तो एक और भी इंस्टॉलमेंट है जिस पर 250 शेयर पर 2 ही रुपये आए हैं। ये बात सेम इंग्लिश में भी ये लिखी हुई है, 250 शेयर पर सिर्फ 2 ही रुपये आए हैं। तो ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है
250 शेयर्स की, जिस पर सिर्फ 2 रुपये है, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे आए। इस बार ना अलॉटमेंट आया है, ना फर्स्ट कॉल आया, ना सेकंड कॉल आया। इस बार सिर्फ एप्लीकेशन पे है। 250 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 500। अब ज़रा ध्यान से समझें यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है। अब आप इन सारे अमाउंट्स को सबको ऐड करेंगे, एक कंप्लीट लाइन यहाँ पर अभी खींच लेंगे और इन सबको ऐड करेंगे इनको। अब देखें आप लोग इस एनालिटिकल टेबल को कंप्लीट किस तरह से किया जाएगा। तो हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स को ऐड किया, ये 8000 आया है। 8000 ये शेयर्स है, रुपए नहीं है, और ये बाकी के सब रुपीज़ हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन पर 16000 है, और ये 77550, और ये 7250, और ये 6000। अब आपको ये बात समझनी है कि ये जितना भी अमाउंट हमने यहाँ लिखा है, ये सारा का सारा है अमाउंट रिसीव्ड। ये सब रिसीव्ड अमाउंट है। एप्लीकेशन पर कितना आया 16000, अलॉटमेंट पर आया है 7750, फर्स्ट कॉल पर आया 7250, फर्स्ट कॉल की में रिसीव हुआ है 7250 और सेकंड कॉल में 6000। अगर हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो ये सारी अमाउंट भरे जाएंगे। एप्लीकेशन की रिसीव में ये अमाउंट होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री में ये होगा, फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री में ये होगा, और यहाँ पर ये होगा। साथ ही साथ अगर हम ड्यू की अभी बात कर लें तो सारा का सारा क्वेश्चन ही हमारे सामने आ जाए। तो ज़रा ध्यान से बात कर लेते हैं अमाउंट ड्यू की। तो 8000 शेयर्स की बात हो रही है, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन फाइनल कॉल। तो 8 इंटू 2 16000, 8 इंटू 1 8000, और 8 इंटू 1 ये भी 8000, और 8 इंटू 1 ये भी 8000। अब ज़रा ध्यान से समझें कि एरियर कहाँ पर है और कितना है। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा एरियर। तो एरियर जो रुपीस में आ रहा है सामने आपके, ध्यान से समझें। अमाउंट ड्यू भी है, ये एप्लीकेशन की बात हो रही है, अमाउंट ड्यू भी 16 है और रिसीव भी 16 है। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई एरियर नहीं है। अलॉटमेंट पे ज़रा ध्यान दें, अलॉटमेंट में ड्यू था 8 और रिसीव हुआ है 7750। इट मीन्स यहाँ पर एरियर है 250 रुपीज़ का एरियर है। फर्स्ट कॉल पे देखें, फर्स्ट कॉल में ड्यू था 8 और रिसीव हुआ है 7250, यहाँ पर 750 रुपीज़ का एरियर है। और लास्ट है 6000 रिसीव हुआ है, ड्यू हुआ है 8000, यहाँ पर 2000 रुपीज़ का एरियर है। तो सारा एरियर आपके सामने, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एप्लीकेशन का ये अमाउंट रिसीव, ये ट्रांसफ़र, और ये अलॉटमेंट ड्यू, ये अलॉटमेंट रिसीव, ये फर्स्ट कॉल ड्यू, ये फर्स्ट कॉल रिसीव, ये सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, बस इसको किस तरह से कॉपी पे उतारना है ये आपको समझना है। एनालिटिकल टेबल बनाने का यही फ़ायदा है कि आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है, सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाती हैं। बस अब आप इसको जर्नल एंट्रीज पे किस तरह लिखेंगे, कैश बुक में क्या लिखेंगे और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, बस इसी चीज़ को समझना है। अब आप यहाँ देखें, एनालिटिकल टेबल पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ जर्नल एंट्रीज़ बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज़ के कॉलम आपके सामने है, आप यहाँ हेडिंग डाल देना, डेट पर्टिकुलर, सेल एफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज सारी की सारी आपके सामने हैं, जितनी भी एंट्रीज़ के अमाउंट है ये सब यहाँ लिखे हुए हैं, कौन सा ड्यू है, कौन सा अमाउंट रिसीव्ड है। बस एक एंट्री आपको सबसे पहले लिखनी होगी, जिसके बारे में क्वेश्चन में आपसे यहाँ कहा गया था कि इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी है और बिल्डिंग के बदले इन्होंने 4000 शेयर दिए हैं। तो बस उसकी एंट्री आपको सबसे पहले लिखनी होगी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर पैसे टुकड़ों में अलग अलग नहीं दिए गए हैं, एप्लीकेशन अलग हो, अलॉटमेंट अलग, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे 4000 शेयर एक साथ दे दिए गए। 10 रुपीज़ एट द रेट ऑफ ₹10, 4000 इंटू 10 करेंगे तो 40,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो बिल्डिंग इन्होंने ख़रीद ली, बिल्डिंग डेबिट हो गया और शेयर चले गए, इसलिए शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट में लिख दिया है। जिस व्यक्ति से बिल्डिंग खरीदी है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। तो यहाँ पर नरेशन में लिख लेंगे, बीइंग 4000 शेयर्स fully paid issued in consideration of building purchased, in consideration of building purchase, यानी बिल्डिंग खरीदी और उसके बदले में हमने 4000 रुपये, 4000 शेयर पूरे फुल्ली पेड दे दिए। 4000 शेयर फुल्ली पेड का मतलब पूरे 4000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से इशू कर दिए गए। अब आप ध्यान रखें, अब एप्लीकेशन को हम लोग रिसीव करने की एंट्री करते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं, फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव। लेकिन
क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कैश बुक भी बनानी है, इसलिए हम लोग रिसीव की एंट्रीज नहीं लिखेंगे, सिर्फ बिना बैंक वाली एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले बैंक में एंट्री आती है एप्लीकेशन की, तो उसको छोड़ के दूसरी जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है, जिसको आप ट्रांसफ़र की एंट्री कहते हैं एप्लीकेशन की, तो वो एंट्री है ये, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और एप्लीकेशन का ड्यू बिल्कुल सामने आपके लिखा हुआ है, यही तो एप्लीकेशन का ड्यू है 16,000। एनालिटिकल टेबल बना लेने के बाद यही फ़ायदा है, आपको कुछ भी बुक में देखने की ज़रूरत नहीं, सब आपके सामने है। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, क्योंकि एप्लीकेशन ड्यू तो होता नहीं है, एप्लीकेशन तो ट्रांसफ़र होता है ना, पहले तो रिसीव हो जाता है उसके बाद ट्रांसफ़र होता है। अब अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे हम लोग, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में ड्यू कितना होगा, ये देखें सामने लिखा है अलॉटमेंट में 8,000, 8,000 रुपये अलॉटमेंट में ड्यू हो जाएगा। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट कंप्लीट। अलॉटमेंट के बाद हम लोग यहाँ पर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट इसका भी सेम वही है, अभी आपने एनालिटिकल टेबल में देखा था, अलॉटमेंट भी 1 रुपीज़ के हिसाब से 8,000 था, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी, तो इसके सिर्फ ड्यू ही आपको लिखना है, क्योंकि कैश बुक बनानी है इसलिए आप रिसीव की एंट्री नहीं लिखेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाने के बाद अब हम लोग सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड या फाइनल कॉल जो भी आपके क्वेश्चन में कहा जाए आप वही लिखा करें, यहाँ सेकंड कॉल बोला गया इसलिए सेकंड कॉल लिख रहे हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट सेम है फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में, तो 8,000 ही रहेगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल ड्यू। सेकंड कॉल ड्यू हो गया, रिसीव हो गया, ये तो एनालिटिकल टेबल में हमने आपको पहले बता दिया था। अब क्वेश्चन में लास्ट में एक बात बोली गई थी कि जो 750 शेयर्स हैं जिनको 4 रुपये से कम रिसीव हुआ है उनको आपको फॉरफिट करना है। अब यहाँ पर आपको एक फॉरफीचर की एंट्री करनी होगी, ये आखिरी जर्नल एंट्री है इस क्वेश्चन की। जर्नल एंट्री में क्या लिखना है ये आप लोग अच्छे से समझ लें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जहाँ जहाँ एरियर हुआ है वो सारे नाम आएंगे टू में, तो टू शेयर अलॉटमेंट पे एरियर हुआ था तो अलॉटमेंट भी लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉल पे भी एरियर हुआ था यानी कुछ पैसे कम आए थे तो फर्स्ट कॉल भी लिखा जाएगा, सेकंड कॉल पे भी एरियर हुआ था इसलिए सेकंड कॉल भी लिखा जाएगा। और जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि शेयर कैपिटल डेबिट में होगा ये फिक्स है, और शेयर फॉरफीचर क्रेडिट में होगा ये भी बात फिक्स है। कितने शेयर फॉरफिट करने की बात हो रही है, 750 शेयर्स, 750 शेयर्स फॉरफिटेड। कितने शेयर फॉरफिट होंगे, 750 शेयर्स। अब अमाउंट कैसे भरेंगे ज़रा इसको ध्यान दें, पूरी कैपिटल के हिसाब से। पूरी कैपिटल का मतलब पूरा सवाल जो हम लोगों ने 8,000 शेयर को बांटा था वो 5 जिसमें एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल था, सेकंड कॉल था। एप्लीकेशन 2 रुपये का, अलॉटमेंट 1 रुपये का, फर्स्ट कॉल 1 रुपये का, सेकंड कॉल 1 रुपये का, टोटल मिला के हुए 5 रुपये। तो 750 को 5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगी इनकी कैपिटल। तो कैपिटल डेबिट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3,750 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद अलॉटमेंट का एरियर फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का ज़रा ध्यान रखें, अलॉटमेंट पे कितना एरियर है, फर्स्ट कॉल पे कितना है, सेकंड कॉल पे कितना है, यहाँ से पता चलेगा। अलॉटमेंट पे एरियर है 250 का, फर्स्ट कॉल पे 750 का और सेकंड कॉल पर 2,000 का। यही सारे एरियर आपको यहाँ पर भरने हैं। अलॉटमेंट पर एरियर कितना था, 250 का, फर्स्ट कॉल पर 750 का, और सबसे ज़रूरी बात अब आपको समझनी है, सेकंड कॉल पर आपको भी 750 ही लिखना है, 2,000 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि शेयर्स फॉरफिट इस समय पर कितने किए जा रहे हैं, 750। तो सारा एरियर उठा के यहाँ नहीं छापा जाता है फॉरफीचर की एंट्री में, सिर्फ जितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं मैक्सिमम उतना ही लिख सकते हैं।
अलॉटमेंट में कम हुआ था तो 250 लिख दिया, फर्स्ट कॉल में 750 ही एग्जैक्ट था तो 750 लिख दिया, लेकिन सेकंड कॉल में जो एक्चुअल में एरियर हुआ था वो तो 2000 का था, लेकिन हम 2000 शेयर थोड़ी ना फॉरफिट कर रहे हैं, हम तो 750 ही फॉरफिट कर रहे हैं, तो इतना फॉरफिट करेंगे, उससे ज़्यादा का एरियर यहाँ नहीं लिख सकते। अब आपको करना क्या है, इन तीनों को ऐड करो, जो अमाउंट आएगा उसमें से ये लेस कर दो, तो इन सही तीनों को ऐड करने पर आ रहा है 71750 1750, 3750 में से लेस कर दो, फॉर फीचर में आ जाएगा 2000 रुपये। अब आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ बन के कम्प्लीट है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे कैश बुक। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं सारी जर्नल एंट्रीज़ कंप्लीट है। सारी जर्नल एंट्रीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग इस तरह से बैंक अकाउंट के कॉलम बनाएंगे। अभी हमने यहाँ पर पेंसिल से लाइनें बनाई हैं। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आप ऊपर हेडिंग के नाम लिख लेना। अब इसमें सिर्फ हमको ये लिखना है कहाँ कहाँ पर कितने पैसे रिसीव हुए, तो ये आपको आपके एनालिटिकल टेबल से पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितने पैसे रिसीव हुए हैं। एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है 16,000, अलॉटमेंट में 7750, फर्स्ट कॉल में 7250 और सेकंड कॉल में 6000। बस इन सब चीज़ों को उठा करके आपको यहाँ 1 बाय 1 लिख देना है। बस कैश बुक बन करके तैयार हो गया। तो ये सारे के सारे अमाउंट जो अभी हमने आपको बताया वो हमने एक एक करके यहाँ लिख लिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर जितना जितना रिसीव हुआ है, अब इन सबको हम ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने पर आ रहा है यहाँ पर 37,000। इसको हमने ब्लैक पेन से यहाँ बॉक्स बना करके टोटल से लिख दिया है 37,000 हम दोनों पर यहाँ पर लिख रहे हैं। और इधर कोई भी एंट्री नहीं आई है, इसलिए हम यहाँ पर लास्ट में इस बैलेंस को बराबर करने के लिए यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD 37,000 रुपीज़, ये बन गई है कैश बुक। इसके बाद बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कैश बुक बनाने के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले इस तरह से आपको कॉलम बना लेने हैं। पर्टिकुलर्स, मार्जिन की तरफ ध्यान नहीं मत दे देना, सीधे से पर्टिकुलर्स बनेगा। नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट। प्रीवियस ईयर नॉर्मली खाली रहता है, करंट ईयर में सब कुछ आता है। ये पूरी लायबिलिटी है और ये सारे एसेट्स हैं। लायबिलिटी में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और एसेट्स में दो पार्ट है, एक नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल है, ये फिक्स एसेट्स का एक पार्ट है। आप चाहो तो फिक्स एसेट उसके बाद ब्रैकेट में टेंजिबल एसेट्स लिख सकते हैं। और करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले इस तरह से पूरी बैलेंस शीट बना ली जाएगी, टोटल के बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट पूरी बंद कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला जो नोट्स टू अकाउंट होगा वो होगा शेयर कैपिटल का, जिसमें आपको पूरी बात लिखनी होगी। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, ये सब आपको अलग अलग लिखना होगा। ये है शेयर कैपिटल, ये नोट नंबर 1 हो गया। तो यहाँ नंबर 1 हमने लिख दिया नोट में। शेयर कैपिटल के अंडर में सबसे पहले एक सब हेडिंग होगी, वो कहलाएगी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में आपको ये लिखना होगा कि क्वेश्चन की जो पहली लाइन है, जो कि आपकी बुक में यहाँ लिखी हुई है, इसमें बताया गया था कितने शेयर्स कितने भाग में बटे हुए हैं। तो यहाँ बताया गया था 2,50,000 शेयर हैं जो कि 10 रुपये में बटे हुए हैं। तो टोटल कितने शेयर हो गए, 2,50,000 तो कैपिटल है ना, तो शेयर कितने हुए 25,000। तो बस एक लाइन में ये बात लिख के कंप्लीट करनी है, 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी जो ऑथराइज कैपिटल बन रही थी वो थी 2,50,000, यानी 2,50,000 रुपये की। ये इतना लिख देंगे, बस ये ऑथराइज कैपिटल का काम ख़त्म हो गया। ऑथराइज कैपिटल में अब इसके बाद और कुछ नहीं है। ऑथराइज कैपिटल के बाद है जो शेयर्स इशू किए गए और बाद में वो पेड हो गए, तो उसके बाद तरफ ज़रा ध्यान दें। तो जो इशूड हैं, सब्सक्राइब्ड हैं, कॉल्ड अप हैं, पेड अप हैं, उनकी बारे में बात करेंगे। तो इशूड हैं, सब्सक्राइब्ड हैं एंड पेड अप है, इन सबको एक साथ मिला के लिखेंगे एक ही हेडिंग में। ध्यान रखना इसमें सवाल में सबसे पहले जो 4,000 शेयर दे करके एक बिल्डिंग खरीदी गई थी उसके बारे में भी बात होगी। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में लिख देते हैं कि 4,000 शेयर्स को दे करके जिससे बिल्डिंग खरीदी गई थी उसके बारे में लिख दें 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ये हमने क्या किया था, इशूड टू वेंडर, वेंडर यानी बेचने वाले व्यक्ति को दिया था। इशूड टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, और परचेज ऑफ बिल्डिंग एज फुल्ली पेड। ऐसा लिख करके पूरे 4,000 शेयर्स का जो अमाउंट होगा उसको यहाँ किनारे इधर लिख देंगे। तो 4,000 शेयर
₹10 के हिसाब से 40,000 की हमने बिल्डिंग खरीदी, इसको अलग लिख लेंगे। और उसके बाद जो पूरी कहानी जिसने 8,000 शेयर किया आपने देखी, इसका एनालिटिकल टेबल बना। अब हम उसकी बात करते हैं। वो शेयर थे 8,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। इस अमाउंट को पहले उधर नहीं, यहीं पास में लिखेंगे, 8 5 40। ये था तो पूरा 40,000, लेकिन इसमें से कुछ कॉल्स इन एरियर भी हुआ है, तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जो 8,000 शेयर ₹5 के हिसाब से 40,000 के हुए हैं, उसमें से कॉल्स इन एरियर घटाया जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर कहाँ से पता चलेगा हमको? जो हमने एनालिटिकल टेबल स्टार्ट में बनाया था, यहाँ पर आपको यहाँ से कॉल्स इन एरियर पता चलेगा। अलॉटमेंट पर 250, फर्स्ट कॉल पर 750 और सेकंड कॉल पर 2,000, सबको ऐड कर लो, इन तीनों अमाउंट को ऐड कर लो। टोटल एरियर कितने का हुआ? 3,000। तो कॉल्स इन एरियर के सामने हम लोग कितना लिखेंगे? 3,000, ₹3,000। 40,000 में से 40,000 में से 3,000 लेस कर देंगे, 37,000 हो जाएगा। अब इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 77,000। तो ये कैपिटल का काम ख़त्म हो गया, नोट नंबर 1 कंप्लीट हो गया और वर्किंग नोट्स का काम भी ख़त्म हो गया। एक तो ये बिल्डिंग का अमाउंट भी आ गया इसमें, और बाकी के जो शेयर्स में एरियर हुआ था वो भी हमने घटा दिया, तो 77 हो गया। अब इसको लिखना कैसे है? शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 लिखना है और यहाँ पर लिख देना है 77,000। टेंजिबल एसेट्स में यहाँ पर जो फिक्स एसेट था, जिसके आगे ब्रैकेट में टेंजिबल आप एसेट लिख सकते हैं। मान लो अभी यहाँ पर आपने पूरा फिक्स एसेट लिखा है, ब्रैकेट में टेंजिबल लिखा है। तो यहाँ पर बिल्डिंग कितने की थी? बिल्डिंग थी 40,000 की। अब आपको समझना है कि दो अमाउंट आपके क्लियर हैं, एक तो कैपिटल का और दूसरा बिल्डिंग का। अब आप टोटल करेंगे तो लायबिलिटी साइड का टोटल जो कि ज़्यादा है वो है 77,000, वही दोनों तरफ आएगा, लायबिलिटी में भी और एसेट्स में भी। अब 77 में से इधर की तरफ एसेट्स मैच करने के लिए जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कैश में लिखा जाएगा। तो कैश का बैलेंस कितना आया यहाँ पर? 37,000। बस 37,000 लिखने के बाद आपकी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ चुका है। अब ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है, सारे के सारे जो भी चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी सब बन गई हैं। सबसे पहले एनालिटिकल टेबल, उसके बाद ये 3 जर्नल एंट्रीज़, बाकी की ये 3 जर्नल एंट्री, फिर ये कैश बुक, और उसके बाद ये बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट और ये नोट्स टू अकाउंट। ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और भी वीडियोस को देखने के लिए इसको शेयर करते रहें।